नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के आविष्कार को मिले US पेटेंट की। बताएंगे DST समर्थित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने विकसित की पराग संबंधित एलर्जी से बचाव की रणनीतियां। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। CSIR NPL द्वारा विकसित सुरक्षा स्याही को मिला US पेटेंट। करेंसी नोट और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी रोकने में सहायक होंगे 2 रंग उत्पन्न करने वाले रंग द्रव्य। स्वदेशी रूप से पहली बार विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम लॉन्च। घुटनों के ऊपर तक पांव गंवा चुके दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाएगा ये भारतीय नवाचार। भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार की पराग संबंधित एलर्जी की रोकथाम की रणनीतियां। श्वसन संबंधी जोखिमों को कम करेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित अध्ययन। और मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा मिट्टी की पकड़ को मजबूत करने की प्रक्रियाएं विकसित। भू आपदाओं के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होगा IIT मंडी के शोधकर्ताओं का ये अनुसंधान। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 रंग उत्पन्न करने वाले खास रंग द्रव्य विकसित किए हैं। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस आविष्कार को अब US पेटेंट मिल गया है। इन रंग द्रव्यों से तैयार सुरक्षा स्याही का इस्तेमाल करेंसी नोट और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जालसाजी पर लगाम लगा सकता है। US पेटेंट मिल जाने से अब इस नवाचार को वैश्विक मान्यता भी मिल गई है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। करेंसी नोट, स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट, दवाइयों की पैकिंग या अन्य ब्रांड एम्बलम्स, इन सभी में जालसाजी से बचने के लिए खास किस्म की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ऐसे ज्यादातर उत्पादों के लिए पिगमेंट या रंग द्रव्य अभी तक आयात किए जाते रहे हैं। इसी को देखते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने नवीन समाधान निकाला। NPL के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार बाइल्यूमिनेसेंट पिगमेंट यानी 2 रंग उत्पन्न करने वाले रंग द्रव्य विकसित किए। वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी गाजियाबाद के सहयोग से तैयार यह रंग द्रव्य देखने में सफेद पाउडर जैसे होते हैं, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर पिगमेंट में 2 रंग उभरने लगते हैं। CSIR NPL के इस आविष्कार को हाल ही में US पेटेंट मिल गया है, जो इस स्वदेशी समाधान की वैश्विक मान्यता को साबित करता है। इन रंग द्रव्यों का इस्तेमाल करेंसी नोट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में होने वाली जालसाजी को रोक सकता है। संदीप्त शीत पदार्थ में जो विशेषता होती है कि अगर आप कोई लाइट डालते हैं तो एक दूसरी लाइट इमिट करने की क्षमता होती है, और हम उसको कहते हैं कि हम इस तरह के एक फीचर हम डेवलप कर रहे हैं जो हम कहीं भी सिक्योरिटी पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक तरंगदैर्ध्य अगर आप इनसे डालते हैं सरफेस पे तो एक दूसरे तरंगदैर्ध्य की जो एमिशन या उत्कर्षण होता है, आई मीन से द एमिशन ऑफ द लाइट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम द एक्साइटेशन सोर्स टू डिफरेंट फ्रॉम द एमिशन। सो इस तरह की डेवलपमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आप संदीप्तशील पदार्थ की आप इतिहास देखें तो आप ट्यूबलाइट से अगर स्टार्ट करते हैं, ट्यूबलाइट, CRT, TV, LEDs, हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक पूरक के रूप में वो उभर के आता है और अपना रोल प्ले करता है। फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस सिद्धांत पर यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। इन रंग द्रव्यों का इस्तेमाल कागज ही नहीं, किसी भी तरह की सतह जैसे ग्लास आदि पर भी किया जा सकता है और हर सरफेस पर ये अपनी विशेषता को बरकरार रखने में सक्षम है। अमेरिकी पेटेंट मिलने से इस स्वदेशी नवाचार का सीधा फायदा भारत सरकार को होगा। अगर अमेरिका या कोई और देश इस खास स्याही का इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे उसकी फीस भारत को देनी होगी। इसके अलावा अब इस स्याही के लिए अन्य महत्वपूर्ण देशों में भी पेटेंट के लिए आवेदन किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें ये लगता है कि हमें अपनी करेंसी पे
हमें पासपोर्ट पे, स्टाम्प पेपर पे और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वहाँ पे यूज़ करना चाहिए ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देखेंगे जहाँ पे कि हमें ये लगता है कि काउंटर फिटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर फीचर बहुत मामूली से फीचर लगे हुए हैं तो आसानी से काउंटर फिट हो जाता है। तो उस चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए नए संदीपशील पदार्थ लुमिनेसेंट मटेरियल बनाने की ज़रूरत है जिसमें ऐसे फीचर्स हों जो अभी तक उपलब्ध ना हों। इस दिशा में हम लोगों ने कार्य किया और बायोलुमिनेसेंट द्वि उत्सर्जित एक पदार्थ बनाया जिसमें कि अगर आप एक वेवलेंथ डालते हैं तो एक कलर देता है और अगर आप वेवलेंथ चेंज कर देते हैं तो कलर वो बदल जाता है। CSIR NPL द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर इन पिगमेंट का करेंसी नोटों और अन्य उत्पादों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। जब इन नोटों पर खास आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो लाल रंग नजर आता है और पराबैंगनी प्रकाश को बंद करते ही स्याही हरे रंग में बदल जाती है। इसी फार्मूले से गोल्डन रंग तैयार कर उसका पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी प्रयोग किया गया है, जिससे पासपोर्ट छापने के खर्च में कमी के साथ साथ उसकी नकल को रोकना भी संभव हो सकेगा। भारत और अमेरिकी पेटेंट मिलने के बाद अब जल्द ही सरकारी स्तर पर निर्णय के बाद इस स्याही का प्रयोग भारत में शुरू किया जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने लॉन्च किए हैं। कदम नाम से तैयार किए गए ये मेड इन इंडिया उत्पाद घुटने से ऊपर तक पैर गंवा चुके दिव्यांगों को एक बेहतर समाधान उपलब्ध कराकर उनकी दिनचर्या में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लायक बना सकते हैं। IIT मद्रास के अंतर्गत कार्यरत TTK R2D2 केंद्र के इस अनुसंधान एवं विकास पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के चलते हर साल हजारों की संख्या में लोग अपने पैर गंवा देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के सामने आती है जिनके पैर घुटने से ऊपर तक खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अभी तक कोई कुशल समाधान या विकल्प मौजूद नहीं है। नतीजा, इन्हें रोजमर्रा के जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अंतर्गत कार्यरत TTK पुनर्वास शोध एवं उपकरण विकास केंद्र R2D2 इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है और यहाँ के वैज्ञानिकों ने दिव्यांगों के लिए कई तरह के उपकरण विकसित किए हैं। इसी कड़ी में अब भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने को लॉन्च किया गया है। R2D2 और सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से तैयार इस पूर्णतः स्वदेशी समाधान को कदम नाम दिया गया है। कृत्रिम अंग के रूप में यह उत्पाद घुटने के ऊपर तक का पैर गंवा चुके दिव्यांगों के जीवन में आसानी पैदा कर सकता है। कदम को भारतीय भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है। हार्ड क्रोम प्लेटेड EN8 पिंस और लंबे समय तक चलने वाली पॉलीमर के साथ उच्च शक्ति स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम मिश्रित धातु से तैयार ये घुटने ज्यादा टिकाऊ हैं। कई अक्षों पर घूम सकने की इनकी खासियत उपयोगकर्ताओं को चलने फिरने में ज्यादा नियंत्रण प्रदान करती है। कदम को 160 डिग्री अक्ष तक मोड़ा जा सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को बस और ऑटो जैसी तंग जगहों पर भी बैठने में आसानी प्रदान करता है। चलने के दौरान स्थिरता प्रदान करने, ठोकरों के जोखिम को कम करने के साथ साथ इसका पेटेंट डिजाइन खासकर ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के अनुकूल रखा गया है। इस तरह के मौजूदा उत्पादों की तुलना में कदम ज्यादा कुशल और 4 से 5 गुना किफायती समाधान है। TTK R2D2 सेंटर स्वास्थ्य के क्षेत्र, खासकर दिव्यांगों के लिए सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर नवीन उत्पाद तैयार करता है। इससे पहले केंद्र ने भारत की पहली स्वदेशी स्टैंडिंग व्हील चेयर जैसे समाधान भी देश को दिए हैं। कदम का विकास भारतीय उपयोगकर्ताओं और खासकर वंचित समाज के लोगों को दिव्यांग होने के बाद भी बेहतर जीवन बिताने में मददगार साबित होगा। साथ ही देश को भी इस तरह के चिकित्सा संबंधी उत्पादों के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा।
भारतीय वैज्ञानिकों ने पौधों में परागण के दौरान लोगों को पराग से होने वाली एलर्जी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नई रणनीतियों का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित ये अध्ययन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक विविध क्षेत्रों में अलग अलग बचाव रणनीति अपनाकर पराग संबंधित एलर्जी रोगों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। प्रकृति के चक्र में बसंत ऋतु वनस्पतियों में परागण का समय होता है। इस दौरान पेड़, घास, खरपतवार सहित लगभग सभी पौधे दूसरे समान पौधों को निषेचित करने के लिए पराग के रूप में बहुत बारीक कण छोड़ते हैं। हवा में तैरने वाले यह परागकण सांस के द्वारा इंसानी शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। इनसे होने वाली एलर्जी के नतीजे में सामान्य फ्लू और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण सामने आते हैं। सब माइक्रोनिक परागकण नाक में ऊपरी वायुमार्ग में गहराई तक पहुंचने वाले श्वसन कणों के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अलावा अन्य एलर्जी रोग भी हो सकते हैं। पोलन जो है बेसिकली ये प्रजनन के लिए चाहिए होते हैं और ये मेल गैमेटोफाइट हैं और आप देखेंगे कि इनका एक सीजन होता है हर प्लांट का। जैसे आप देखते हैं मैंगो एक स्पेसिफिक सीजन में आते हैं, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, नवंबर में पोलन कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ती है तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे शहर में कितनी तरह की स्पीसीज हैं, उनका पीक पोलिनेशन पीरियड कब है, उनमें से एलर्जी किस पोलन से होती है। ये जो एलर्जी है ये कॉमन एलर्जी की तरह होती है। लोग सोचते हैं एटोपिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वाटरी आइज, आपके स्किन पर रैशेस या इवनिंग टाइम में फीवर हो जाना। सो हम इनको इग्नोर कर जाते हैं। तो आपको अपना पैटर्न समझने की जरूरत है कि आप कहाँ जाते हैं और आपको कहाँ एलर्जी होती है। चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इस दिशा में एक अध्ययन किया और पराग संबंधित एलर्जी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विविध क्षेत्रों से संबंधित रणनीतियों का प्रस्ताव रखा है। इन समाधानों का इस्तेमाल कर पराग से होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। हमारी स्टडी का मकसद था, पहला, पोलन के कैलेंडर को बनाना, पूरे साल कौन सा पोलन कब ज़्यादा कम ज़्यादा होता है ये समझना, उसका एयर पोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है और हाउ जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं, जैसे कि अप्रैल में ही काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सब का क्या इम्पैक्ट होगा पोलन कंसंट्रेशन नंबर और उनके टेक्सचर एंड अदर यू कैन से वेरिएबल्स। शोधकर्ताओं ने पराग एलर्जी रोग और उससे होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए कार्यान्वयन संबंधी कमियों की व्यवस्थित रूप से जांच की, जिसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित कर व्यापक पराग एलर्जी के प्रमुख कारणों को समझना और कार्यान्वयन संबंधी कमियों की पहचान करना है, ताकि पराग से संबंधित एलर्जी रोगों की शुरुआत और तीव्रता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण अनुकूलन उपायों का सुझाव दिया जा सके। वैज्ञानिकों ने पराग पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया है। साथ ही इस बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत रूप से बचाव के तरीके जैसे फेस मास्क, चश्मा, एयर फिल्टर का उपयोग, नियमित रूप से दवाओं का सेवन, इस दौरान बागवानी से बचना, पराग के मौसम में घास काटने से परहेज करना जैसे सुझाव भी शामिल हैं। इसमें इंडिविजुअल लेवल की तो बात आ गई। हमारे सिटी जो अथॉरिटीज़ हैं, हम देख रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ की बात करें या वहाँ पे प्लांटेशन हम बहुत करते हैं, लेकिन प्लांटेशन में हमें ये देखना है कि कोई ऐसा प्लांट जिसका एलर्जाइजिंग पोटेंशियल, जैसे मैंने बताया यूकेलिप्टस हुआ या इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर स्पीसीज, हम उनको अवॉइड करें। इसके अलावा जैसे कि जिस प्लांट पे मेल और फीमेल साथ में होते हैं तो उसके पोलन जो है वो दूर तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तो वो हम प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा देयर आर अदर स्पीसीज विच हैज़ लो पोलन कंसंट्रेशन, तो हम उनको लगा सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हमारी ये स्टडी बात करती है। देखा जाए तो हर साल दुनिया भर में लगभग 10 से 30% वयस्कों और 20 से 25% बच्चों को ये समस्या प्रभावित करती है।
जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण और वायु प्रदूषण के चलते पराग संबंधित एलर्जी रोगों का जोखिम और बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों का ये अध्ययन और सुझाव आम एलर्जी से लेकर गंभीर श्वसन रोगों को शुरुआती दौर में ही नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों में एक उपलब्धि और जुड़ गई है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने अब मिट्टी के बैक्टीरिया से मिट्टी की पकड़ को मजबूत करने की प्रक्रियाएं विकसित की हैं। ये प्रक्रियाएं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में और भू आपदाओं के दौरान मिट्टी का कटाव रोकने में मददगार साबित होगा। अध्ययन पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या है। इसके चलते जहां एक तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसे जोखिम बढ़ रहे हैं, वहीं जमीन का उपजाऊपन भी कम होता जाता है। जलवायु परिवर्तन के साथ बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं ने मिट्टी के कटाव की गति को और बढ़ा दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने अब इस समस्या का हल करने वाली तकनीक विकसित की है। यह शोध दल मिट्टी के बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर मिट्टी के स्थिरीकरण का स्थायी समाधान तैयार करने पर अध्ययन कर रहा है। माइक्रोब की मदद से मिट्टी की पकड़ मजबूत करने की प्रक्रिया विकसित करने का ये अध्ययन पहाड़ी क्षेत्रों के भूकटाव और भू आपदाओं के दौरान अन्य क्षेत्रों में होने वाले मिट्टी के क्षरण को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। अध्ययन के नतीजे हाल ही में जियो टेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। इरोजन होता है जिसकी वजह से काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी बढ़ने का संकेत हो सकता है या बढ़ सकते हैं। पर जब हम ये प्रोजेक्ट जो अगर आगे बढ़ के अगर काम हुआ तो हम इसके हिसाब से जो माइक्रोब्स है इनको अगर यूज़ कर पाए तो ये इरोजन को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी रुक सकते हैं। और अगर हम निचले तरफ देखें या फिर प्लेन्स में अगर हम जाए तो प्लेन में काफ़ी जगह पे अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी लिक्फेक्शन का फिनोमेना एक होता है। अगर हम सॉइल का स्ट्रेंथ अगर बढ़ा पाए, अगेन बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, बैक्टीरिया और ये कैल्साइट्स की वजह से अगर सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ा दिए तो ये लिक्फेक्शन को भी हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। मिट्टी का स्थिरीकरण कृत्रिम उपाय से लंबी अवधि के लिए स्थायी तौर पर मिट्टी की पकड़ मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। आमतौर पर इसके लिए यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जो कि हानिकारक भी होती हैं। इसे देखते हुए पिछले कुछ दशकों से पूरी दुनिया में मिट्टी के स्थिरीकरण की पर्यावरण अनुकूल और स्थायी तकनीक माइक्रोबियल इंड्यूस्ड कैल्साइट प्रेसिपिटेशन पर परीक्षण हो रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया का उपयोग कर मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाता है, जो अलग अलग कणों को आपस में मजबूती से जोड़ता है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एस पाश्चरी नामक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग किया है, जो यूरिया को हाइड्रोलाइज कर कैल्साइट बनाता है। इसमें खतरनाक रसायन नहीं होते और इससे प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी रूप से समुचित उपयोग संभव हो सकेगा। इस प्रयोग में रेत का कॉलम बनाकर उससे बैक्टीरिया और यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड, पोषक तत्व आदि से मिलकर तैयार सीमेंटिंग सॉल्यूशन को प्रवाहित किया गया। तो यही काम हम अगर कन्वेंशनल प्रोसेस में करना चाहें तो जो रेगुलर प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे हम केमिकल्स जो है वो मिट्टी में मिलाना पड़ता है, जिसको जो बारिश की वजह से या किसी पानी की वजह से वो जब पानी के अंदर जब ग्राउंड वाटर में जब पहुंचता है, नीचे पानी में जब पहुंचता है तो पानी का कंटामिनेशन हो जाता है या पानी अशुद्ध हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे हैं ये नेचुरल है और जो प्रोसेस है वो भी नेचुरल है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है विच वी कॉल इट एज बायो इंस्पायर्ड या नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो बोलते हैं, तो इसके हिसाब से ये काफ़ी सस्टेनेबल सॉल्यूशन है जो कंटेमिनेशन को काफ़ी हद तक रोक जाएगा। शोधकर्ताओं ने तागुची पद्धति द्वारा मिट्टी की पकड़ मजबूत बनाने के विभिन्न मानकों के प्रभावों का विश्लेषण किया और परीक्षण स्तर पर MICP प्रक्रिया को सफल पाया है। यह अध्ययन भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी आपदाओं को कम करने और मिट्टी के कटाव से हो रहे नुकसान को रोकने में सहायक साबित हो सकता है। शोधकर्ता माइक्रोब का इस्तेमाल कर खदान के कचरे से निर्माण सामग्री तैयार करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड के सांसद निकोलास सैमुअल गुगर ने नई दिल्ली में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी एक दूसरे से मुलाकात की, जिसमें भारतीय पक्ष ने ग्लेशियरों के क्षेत्र में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किए जा रहे व्यापक कार्यों की भी जानकारी दी। स्विस प्रतिनिधियों ने पारस्परिक महत्व के इस विषय में गहरी दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित 25 भारतीय प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ तकनीकी सहयोग की भी इच्छा जाहिर की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि स्विट्जरलैंड से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल इसी साल अक्टूबर में भारत का दौरा करेगा और दोनों पक्षों से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के प्रयास होंगे, जो दोनों ही देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद है। वैज्ञानिकों ने चमोली आपदा के पीछे के कारणों का पता लगाने में सफलता हासिल की है। देहरादून स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के 9 वैज्ञानिकों की टीम ने हिमस्खलन वाले इलाकों की उपग्रह छवियों का विश्लेषण किया और पाया कि आपदा आने से पहले ये इलाका भूकंप आने के लिए पिछले 2.5 घंटे से अति सक्रिय था। आपको बता दें, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में ऊपरी क्षेत्र में बनी ग्लेशियल झील हिमस्खलन के चलते टूट गई और इसमें पैदा हुई आकस्मिक बाढ़ ने भारी संख्या में जान और माल का नुकसान किया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि बढ़ते तापमान की वजह से हिमालय के ग्लेशियरों के पीछे हटने, ग्लेशियल झीलों की संख्या बढ़ने, अस्थिर ढलानों के साथ गिरने और पिघलने से क्षेत्र में मानसून के दौरान बारिश या भूकंप के कारण भूस्खलन हो सकता है। इसके अलावा बर्फ और चट्टान के हिमस्खलन से दुनिया भर के पहाड़ी इलाकों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि क्षेत्र में भूकंप के साथ साथ ग्लेशियर की स्थिति की निरंतर निगरानी की जाने की आवश्यकता है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की जाने वाली स्वदेशी टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 11 और 12 अप्रैल को DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीमों की मौजूदगी में किए गए ये परीक्षण उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण ट्रायल्स के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से आयोजित किए गए थे। यह परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से किए गए थे और मिसाइल को नकली टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया। यह दोनों ही परीक्षण अलग अलग परिक्षेत्र और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किए गए। हेलिना तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, जो सीधे प्रहार मोड और शीर्ष हमला मोड दोनों ही मोड में लक्ष्य को भेज सकती है। इस प्रणाली में हर मौसम में दिन और रात काम करने की क्षमता है। यह पारंपरिक बख्तरबंद और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील बख्तरबंद के साथ युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकती है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त कार्य सहयोग के माध्यम से पहली उपलब्धि हासिल करने के लिए DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी। झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों ने नया सुविधाजनक नैदानिक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण एक जलीय कृषि रोगाणु का पता लगाता है, जिसे व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के रूप में जाना जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इस पेप्टाइड आधारित नैदानिक उपकरण को वैकल्पिक जैव पहचान तत्व के रूप में भारतीय पेटेंट दिया गया है। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस झींगे को संक्रमित कर भारी नुकसान पहुंचाता है। उच्च मान का सुपरफूड कहे जाने वाले सफेद झींगे का उत्पादन बढ़ाने में बेहतर पोषण, प्रोबायोटिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जल गुणवत्ता नियंत्रण और सस्ते टीके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झींगा निर्यात करने वाले देशों में भारत अग्रणी आपूर्तिकर्ता देश है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित उपकरण से इस क्षेत्र में रोगाणुओं का तेजी से पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे मछली और शेलफिश पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। झींगा निर्यात बढ़ेगा, जिससे देश को राजस्व की प्राप्ति होगी। इस शोध के नतीजे हाल ही में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में प्रकाशित किए गए हैं।
आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।